स्पीकर श्री लॉन को, चीफ मेजबान को, प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तौके, मेडिकल काउंसिल चेयरमैन दासो सोमन केगा, भूटान की संसद के माननीय सदस्यगण, पूज्यजनों को कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है यहाँ मुझे बहुत छोटी उम्र वाले भारत के मित्र देश की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले नेपाल की भूटान की उस महान परंपरा को अभिनंदन करता हूं जिस राज परिवार ने भूटान में उच्च मूल्यों की स्थापना की। भूटान के सामान्य से सामान्य नागरिक की सुखाकारी, यहां की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना और विकास भी करना, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के संबंध में पूरी जागरूकता रखना। और ये परंपरा एक या दो पीढ़ी की नहीं है, राज परिवार की कई पीढ़ियों ने बड़ी सजगता के साथ इसे निभाया है, आगे बढ़ाया है और इसलिए उस महान परंपरा के धनी राज परिवार को मैं भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व का आज मानस है और खास करके पिछली एक शताब्दी में सत्ता का विस्तार, राजनीति का केंद्रीकरण, करीब पिछली पूरी शताब्दी इसी प्रकार की गतिविधियों से भरी पड़ी है। लेकिन भूटान अपवाद सिद्ध हुआ है। भूटान में विश्व में एक तरफ सत्ता के विस्तार और सत्ता के केंद्रीकरण का माहौल था, भूटान ने लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का प्रयास किया। विश्व के कई भूभागों में सत्ता हथियाने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त राजनीति चलती है। तब भूटान में बहुत ही उत्तम तरीके से लोक शिक्षा के माध्यम से जनमन को धीरे धीरे तैयार करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए यहां लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रस्थापित किया। 7 वर्ष लोकतंत्र के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती।
लेकिन 7 वर्ष के भीतर भीतर भूटान में संवैधानिक मर्यादाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है स्वयं शिस्त, नागरिकों की तरफ से स्वयं शिस्त, राजनीतिक दलों की तरफ से स्वयं शिस्त, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वयं शिस्त और स्वयं राज्य परिवार की तरफ से भी स्वयं शिस्त। यह अपने आप में एक उत्तम उदाहरण के रूप में आज दुनिया के सामने प्रस्तुत है। और इसी के साथ 7 साल के भीतर भीतर यहां का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, यहां की संसद की गरिमा, यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रति सामान्य मानव की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। 7 साल की कम अवधि में सत्ता परिवर्तन होना, ये अपने आप में यहां के नागरिकों की जागरूकता का उत्तम परिचय है। जहां है वहां से अच्छा करने के लिए, ज्यादा अच्छा करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए यहां के मतदाताओं ने जो जागरूकता दिखाई है, वे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मैं शुभ संकेत मानता हूं। भारत में भी अभी चुनाव हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्रों का जो फलन है विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ा जुर्म है। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने लोग मतदाता है उससे ज्यादा एक पहले हिंदुस्तान में लोग मतदाता है। इतना बड़ा लोकतंत्र का एक उत्सव हुआ है। और आजादी के बाद पहली बार 7 साल के इतिहास में पहली बार भारत के मतदाताओं ने परंपरागत रूप से जो शासन में थे ऐसे दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सेवा करने का अवसर दिया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और इस पूरे भूखंड में लोकतांत्रिक शक्तियां जितनी सामर्थ्यवान होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी प्रस्थापना अधिक कार्यक्रम से होगी, उपखंड की शांति के लिए, उपखंड के विकास के लिए और उपखंड के गरीब से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए एक सशक्त माध्यम से भारत के नागरिकों ने विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जनादेश दिया है। और जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। न सिर्फ भूटान, लेकिन भारत के सशक्त होने से, भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में, विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी करने के बाद अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को
दूर करने में काम आ सकता है। उनकी मुसीबतों में से पड़ोसी देश कहा जाएगा। पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसियों की तरफ जाती है। अब पड़ोसी का भी पड़ोसी धर्म निभाना एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन अगर भारत भी दुर्बल होगा, भारत भी शक्तिशाली नहीं होगा, भारत के अपनी आंतरिक समस्याओं को जूझता रहता होगा, तो अड़ोस पड़ोसियों के सुख की चिंता कैसे कर पाएगा। और इसलिए भारत के आसपास के सभी साथियों का, मित्रों का, पड़ोसियों का कल्याण हो, उसके लिए भी भारत हमेशा जागरूक रहा है, भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है।